नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देख पाए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो पहला मॉडल पेपर था उसकी चौथी क्लास। और बिना टाइम गंवाए फटाफट से पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं क्लास। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर देखो। 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखो। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पीछे वाली क्लास में हो गए। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। कौन से चैप्टर्स हैं? लोकस वाले चैप्टर हैं कि एक निश्चित बिंदु है और इससे समान दूरी पर कोई दूरी, निश्चित दूरी ले ली जैसे 5 सेंटीमीटर, और इससे समान दूरी पर जो बिंदु स्थित है उस बिंदु का बिंदु पथ जो होगा वो क्या होगा? वर्त कहलाता है। यानी वर्त की परिभाषा है खालिस्तान दे दिया। ठीक है, तो आपको जो 10वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, और उत्तर में क्या आएगा बताओ? वर्त। बस इतना ही। यानी ये वर्त की डेफिनेशन है और एक खालिस्तान दे दिया बीच में कि इस खालिस्तान में क्या आएगा। तो एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ वर्त होगा। ये वर्त की परिभाषा, छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, चलो। यानी बिंदु पथ में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं आपको याद करनी है। ठीक है, ये इस प्रश्न का मतलब ये हो गया। प्रश्न नंबर 11 जो नंबर प्रश्न है, पढ़ो क्या कह रहा है देखो। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता खालिस्तान होगी। एक पासे को फेंक रहे हैं, उस पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, और मैंने आपको एक प्रायिकता वाला एक कल प्रश्न दिया था कि कोई पासा उसको एक बार फेंकने पर उस पासे के ऊपर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। कुछ बच्चों ने पीछे वाला जो वीडियो था उसके कमेंट बॉक्स में बताया भी था, और जो आंसर था वो गलत था। देखो फिर से समझा देता हूँ मैं। किसी भी एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो मैं इस प्रश्न के साथ मिक्स ही कर दे रहा हूँ कि पासे को फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने परिणाम मिल सकते हैं बताओ। मैंने आपको बताया कि अगर एक पासा उसको फेंकेंगे तो या तो ऊपर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 5, या फिर 6। ये 6 ही स्थितियां होती है पासे पर। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए बताओ? 6 हो गए। अब थोड़ा सा पहले वाला प्रश्न है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि भाज्य संख्या आने की, एक बार नोट मत करना ये प्रश्न नहीं है, भाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो भाज्य संख्या का ही अनुकूल परिणाम, यानी वो परिणाम लिखने हैं जो भाज्य है। मैंने आपको कल आपको बताया कि एक जो होता है ना तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। 2 अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है, 4 भाज्य होती है। तो 4 और उसके बाद में 5 अभाज्य और 6, यानी कि कुल स्थितियां कितनी बनी? अनुकूल स्थितियां किसकी? भाज्य संख्या की अनुकूल स्थितियां कितनी बनी? तो अनुकूल स्थितियां बनी 2। कितनी बनी? 2। अब क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या, ये कल वाला प्रश्न है, संख्या आने की प्रायिकता, और इसका सूत्र लगा देंगे। क्या होता है बताओ? अनुकूल परिणाम। किसका अनुकूल परिणाम? जिस घटना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने आए बताओ? भाज्य संख्या के 2 बटा कुल परिणाम कितने? 6। काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो कल वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर कितना है? 1/3 है। समझ गए बात को आप? ठीक है, और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, इसका आंसर 3 दे रहे थे कि पता नहीं इनमें से कौन सी 3 संख्याओं को वो भाज्य संख्या मान रहे हैं। इसका कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था, लेकिन 1/2 आ रहा है क्योंकि उन्होंने जो अनुकूल परिणाम है वो कितने रख लिए? 3 रख लिए, जो कि क्या है? रोंग है, गलत है। ठीक है, चलो अब हम आज वाले प्रश्न पर चलते हैं जो हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है देखो। प्रायिकता में किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम तो हमने लिख दिए। अब क्या लिखना है अपने को? 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, छोटा अंक आने की
प्रायिकता, सॉरी आने के अनुकूल परिणाम लिखने, पहले क्या लिखने बताओ, अनुकूल परिणाम। अब 4 से कौन कौन से छोटे अंक है, 1 4 से छोटा है, 2 भी 4 से छोटा है, 3 भी 4 से छोटा है, और 4 तो 4 के बराबर हो गया। बात किसकी हो रही है, 4 से छोटे की। ठीक है, चलो अब 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कर लो। अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता फॉर्मूला लगा दो फिर से, अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां लिख दो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल किसका, 4 से छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए बताओ, 3। तो ऊपर तो आ जाएगा 3 बट्टे में कुल परिणाम कितने, 6। अनुकूल बट्टा कुल याद रखो, अनुकूल बट्टा कुल 1/2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। 11 नंबर प्रश्न है उसका ये आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को आप? ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रायिकता वाला चैप्टर जो हमारा है उसको अच्छे से एकदम से मतलब बारीकी से उसको एकदम से हल कर लेना, ताकि उससे कोई भी प्रश्न है तो वो आपके हाथ से निकले नहीं। चलो, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। आगे वाला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न, द्वंद्व, और ये ध्यान रखना कि 11 प्रश्न है वो खंड 1 के थे। अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे वो खंड 1 के थे, अलग 4 खंड है जिसमें खंड 1 के थे वो। ठीक है, अभी जो हम प्रश्न करेंगे वो कौन सा खंड है, खंड ख का है। 11 प्रश्न होंगे उसमें। ठीक है, तो अब आगे वाला प्रश्न है 12वां प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है, 7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 12वां प्रश्न हल करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसका बताओ, 7225 का वर्गमूल कितना आएगा ये हमें बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो द्वंद्व योग विधि में कैसे करते हैं, देखो पहले तो लिखने का तरीका आना चाहिए कि जो संख्या है उसको किस प्रकार लिखेंगे। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बताओ, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। और लास्ट का जो खंड है उसमें केवल सॉरी ये जो इधर वाला खंड है 2 के जोड़े बनेंगे हमें। ठीक है, तो कितने जोड़े बनेंगे बताओ, 2 खंड बनेंगे, और जोड़े भी कितने बनेंगे बताओ, 2 जोड़े बनेंगे। 4 डिजिट है, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 2 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बने बताओ, 2। और अगर 2 जोड़े बने हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक आपके वर्गमूल में होंगे। समझ गए बात? देखो जैसे मैं आपको कहता हूं कि 169 का वर्गमूल कितना होगा, तो 169 में अगर मैं जोड़े बनाता हूं तो एक तो जोड़ा बन गया या, और एक का अकेला बन गया, 2 जोड़े बन गए। तो इसका जो वर्गमूल होगा कितना होता है, 13। यहाँ जोड़े कितने बने, 2, तो उसके वर्गमूल में अंक भी कितने होंगे, 2। वर्गमूल में अंक भी कितने होते हैं, 2। ये निश्चित है कि किसी भी संख्या में 2 अंकों के जितने जोड़े बनते हैं उस संख्या के वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। बात को समझ रहे हो क्या? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो जैसे 144 ले लेते हैं या 289 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है, एक तो पूरा जोड़ा बन गया और एक बच गया, वो भी एक जोड़े में ही गिना जाएगा। तो कितने जोड़े बने, 2। इसका वर्गमूल कितना होता है, 17, और 17 में कितने अंक है, 2। 12 में जोड़े कितने बनेंगे, 2। वर्गमूल कितना होता है, 12। अंक कितने, 2। समझ गए तुम? तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास में संख्या दे रखी है उसमें 4 डिजिट है। कितने डिजिट है, 4। और 4 डिजिट के कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। तो इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे बताओ, 2 अंक होंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, संकेत। साइन में क्या लिखेंगे, संख्या के 2 जोड़े बने, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ये बात आपको हमेशा पहले लिखनी है, 2 अंक होंगे।
जितने आपके जो संख्या उसमें जितने जोड़े बनते हैं फिर क्या लिखेंगे, अतः वर्गमूल में भी उतने ही अंक होंगे। यहाँ पर कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने, तो वर्गमूल में अंक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रक्रिया शुरू करना है। प्रक्रिया में क्या करना है, देखो सबसे पहले खंड की जो संख्या है उसको देखो कितनी है, 72 है सर। अब 72 है तो आपको एक ऐसी संख्या का वर्ग सोचना है जिसका वर्ग, ध्यान से समझना, जिसका वर्ग 72 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसका वर्ग 72 आ जाए या 72 से कम रह जाए, लेकिन 72 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो जैसे अपने सोचा 5 का वर्ग कितना होता है बताओ, 25, 72 से काफ़ी कम है अभी तक। तो हमने सोचा मान लो 7 का, और कितना होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है बताओ 49, 72 से और कम है। हमने सोचा 8 का, 64, 72 से कम है। हमने सोचा 9 का, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, ये क्या है 72 से ज़्यादा चल गया। तो हमारी शर्त क्या थी कि या तो उस संख्या का वर्ग 72 हो जाए या 72 से कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात थी। लेकिन अगर हम 9 तक जाते हैं तो 9 का तो वर्ग क्या हो गया 81, 72 से ज़्यादा हो गया, तो ये संख्या हम नहीं लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे, 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसका वर्ग आप ले लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, सबसे पहले 8 का वर्ग स्क्वायर बराबर कितना लिख दिया 64। तो पहले किसका वर्ग लिखा, जिस संख्या का आपने वर्ग लिखा उसको यहाँ पर लिखेंगे कि उसका दुगुना यहाँ पर लिखेंगे, 8 दूए 16। यहाँ पर अगर 7 आता तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, 7 दूए 14। अगर यहाँ पर कितना आता 8 आता, तो सॉरी 8 का लिख दिया, 9 आता तो 9 दूई 18। सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि ये जो अपना पहला खंड है 2 डिजिट का, उसमें देखना है कि ये जो नंबर है ये किसके वर्ग के आसपास है, यानी उस वर्ग से ज़्यादा नहीं जाना, कम भले रह जाए। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या करना है, आपको शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। और शेषफल बराबर कितना होगा, देखो शेषफल कैसे घटाएंगे, 72 जो था उसमें से घटा लेंगे, क्या बताओ 8 का स्क्वायर, और 72 में से 8 का स्क्वायर घटाओगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 72 में से घटा दोगे कितना बचाएगा बताओ, 8 बचाएगा। शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। और वो जो शेषफल आया वो उससे आगे वाली जो संख्या है उसके नीचे लिखना है, उससे थोड़ा सा पहले, नीचे की तरफ थोड़ा सा पहले। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या बना, नया भाज्य, नया भाज्य बराबर कितना बना बताओ, 82 बन गया। 8 के आगे 2 लिखेंगे, 82 बन गया। समझ में आ रही है बात आपको। अब आपको क्या करना है, वापस इसी 82 में भाग लगाना है, किसका, 16 का, और जितना नंबर आएगा उसको आपको कहाँ लिखना है, उत्तर में लिखना है। समझ में आ रही है कि बात आपको। तो 82 आ गया। 82 के बाद में आपको क्या लिखना है, देखो 82 में भाग दिया, नया जो भाज्य है उसमें भाग देना किसका, जो इधर संख्या ना हमारी जिसको भाजक बोलते हैं, इस भाजक का भाग देने। ठीक है, और कितना आएगा बताओ, 82 में 16 का भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे भागफल। भाग कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, 5 बार। ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बराबर 16 का भाग 5 बार गया, 16 पंजे 80, और 82 में से 80 घटाएंगे कितना बचा बताओ, 2। तो से भागफल तो आ गया 5, और शेषफल कितना आया 2, और वो 2 लिखने आपको। देखो 8 पहले तो लिख ले हमने 2 से पहले, अब की बार लिखेंगे 5 से पहले, इन दोनों के बीच में। समझ में आ गई की बात आपको। अब देखो अपना जो उत्तर था वो 2 डिजिट का आ गया, यानी अपने को आंसर तो मिल गया, अपना जो उत्तर था वो तो मिल गया। अब आगे की जो प्रक्रिया उसको पूरी कर देते हैं। देखो अंतिम शेषफल, अंतिम शेष, सॉरी पहले 6 नंबर, नया भाज्य क्या बना, नया भाज्य बराबर 25 बन गया। अब अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल
वो कितना आ जाएगा कि अपना जो नया भाज्य है उसमें से घटाना इससे पहले जो अभी जो अंक आया था अपने भागफल में आया था उस भागफल का स्क्वायर, भागफल का स्क्वायर। और 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 25, और 25 में 25 घटाएंगे क्या आया? 0। अंतिम शेष पर क्या आ गया अपना? 0 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। यानी यहाँ पर जो आंसर आया वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो 7225 का वर्गमूल कितना आ गया? 85 आ गया। यह आपका उसके संख्या। तो नीचे लिख देंगे, आता है 7225 का वर्गमूल कितना मिला बताओ? 85। यही आपका आंसर है। द्वंद्व योग विधि के द्वारा हमने इसके वर्गमूल निकाले। और प्रश्न में आपको बोल भी रखा है कि आपको द्वंद्व योग विधि का ही प्रयोग करना। अगर तुम भाग विधि से इसको करके आते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 12वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट डाउन करते रहो। आगे वाला प्रश्न देखो, इजी सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। क्या है देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न 13वां प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से रीड करो, उसके बाद में प्रश्न की जो भाषा है उसको समझो, प्रश्न में कितने कीवर्ड है उनको समझो। 12वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है, 13वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल करण से -3 और 2 है। एक बहुपद ज्ञात करना द्विघात, और उसके जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद है तो आपको पता होंगे कि उसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। कोई रेखिक बहुपद होता है तो उसका शून्यक 1 होता है। कोई त्रिघात, जितनी घात होती है अपने बहुपद की उतने उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो ये बात कर रहा है किसकी? ये अपने को द्विघात बहुपद की बात कर रहा है। तो द्विघात बहुपद के ही जो शून्यक है वो 2 होंगे, द्विघात है तो 2 होंगे, और वो हमें दे रखे हैं। उनके जो गुणा और योग दे रखे हैं। देखो क्या करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 13 हल। पहले आप क्या मान लेंगे? उस बहुपद को मान लेंगे। पर इस प्रश्न को करने का तरीका है, माना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। क्या है बताओ? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये आपको याद होना चाहिए। समझ गए बात? अब आपको क्या करना है, माना द्विघात बहुपद ये हो गया जिसके या इसके, ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यांक एल्फा और बीटा है। एल्फा व बीटा है। क्या माना? ध्यान से समझना कि एक द्विघात बहुपद हमने मान लिया और इसके जो शून्यक है, एक तो एल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। समझ में आ रही बात? हमें क्या करना है, देखो ये जो ए बी और सी है इनके मान ज्ञात करके और वो मान यहाँ रखेंगे तो अपने को द्विघात बहुपद मिल जाएगा। एकदम से आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। देखो एल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है, ये तो हमने मान लिया है। अब प्रश्न में जो दिया गया वो भी लिख लो, दिया गया। और प्रश्न में आपको यह दे रखा है कि दोनों शून्यकों का योग जो है वो तो है -3 और दोनों शून्यकों का जो गुणा है वो है आपका 2। दोनों शून्यक कौन से? एल्फा और बीटा का जो योग है, जोड़ है, वो तो आपको दे रखा है -3 और दोनों का जो गुणा है, एल्फा और बीटा का जो गुणा है वो दे रखा है आपको 2। ये चीजें आपको दे रखी है। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना एकदम से आसान है। देखो अगर आपको याद है तो एल्फा और बीटा का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अगर आपने पीछे इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा। एल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? -b/a होता है। ये b जिसकी हम ये जो अपने बहुपद आया ना उस b की बात कर रहे हैं, ये b और ये a। ठीक है, और तुम्हें यह भी याद होगा कि दोनों जो शून्यक होते हैं एल्फा और बीटा का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। ये भी तुम्हें पता है। बस यहाँ तक आते आते आपका प्रश्न एकदम से हल हो गया। देखो ये जो समीकरण है इसमें ध्यान से देखेंगे, मैं 1 नंबर दे देता हूँ और ये 2 नंबर है।
इन दोनों समीकरणों में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसके बट्टे में भी ए, इसके बट्टे में भी ए। समझ में आ रही है की बात। अब देखो तुम इसको भूल जाओ कि एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा, इसका काम यहीं तक था। अब इसको आप इधर से देखेंगे। देखो -3 बराबर क्या हो गया, -b बट्टा ए हो गया। समझ में आ रही की बात आपको। और इधर देखो 2 बराबर c बट्टा ए हो गया। इसको एक बार भूल जाओ तुम। यहाँ पर -3 की वैल्यू -b बट्टा ए और यहाँ पर 2 बराबर c बट्टा ए। अब देखो इसके बट्टे में भी ए और इसके बट्टे में भी ए, तो मैं क्या करता हूं, इस 3 के नीचे कोई संख्या लिखता हूं, इस 2 के नीचे भी कोई संख्या लिख देता हूं, जिससे इस -3 की वैल्यू और इस 2 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम सारे जानते हो कि अगर कोई संख्या मान लो 5 है और उसके बट्टे में मैं 1 लिख देता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, इस 3 के नीचे भी 1 लिख देता हूं और इस 2 के नीचे भी 1 लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब एक बात थोड़ी सी और समझना आप, अगर इस प्रश्न में मान लो यहां पर पहले से होता -3/2 होता तो क्या करते तुम, तो यहां पर 1 नहीं लगाना था। यहां पर देखो a है, यहां पर भी a, तो अगर इसके बट्टे में 2 है तो इसके बट्टे में भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो तुम क्या करते, इसके बट्टे में 2 लगा देते और ऊपर भी 2 से गुणा कर देते। कैसे, देखो अगर मान लो कि मैं 5 के नीचे 2 लिखता हूं तो उसको मैं फिर से 2 से गुणा करूंगा, 2 से 2 कट गया, मान में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। तो इस प्रकार अगर यहां पर कोई संख्या आ जाती है तो आप क्या करेंगे, उसी संख्या को यहां पर भी लेके आएंगे। और कैसे लेके आएंगे कि यहां पर जो संख्या होगी उसके बट्टे में 2 लिख दिया तो उसको ऊपर से 2 से गुणा कर दिया। मान लो इस प्रकार के सारे प्रश्न मैं क्लियर करवा देता हूं। यहां पर 4 होता, कितना होता, 4, तो आप 2 के बट्टे में भी कितने लिख देते, 4, और 2 से ऊपर गुणा भी कर देते। आगे की प्रक्रिया वो मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है, चलो तो यहां पर अपने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब न तो 3 के नीचे 1, अपना जो प्रश्न चल रहा है उसमें न तो 3 के नीचे 1 है कुछ संख्या और न 2 के नीचे। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो 3 के नीचे भी 1 मान लिया हमने और 2 के नीचे भी 1 मान लिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को देखो तुम, यहां पर यहां पर a की वैल्यू यहां पर 1 आ रही है और यहां पर भी a की वैल्यू 1, और जैसे ही इस a का मान दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए, जैसे ही इस दोनों समीकरणों में a का मान बराबर हो जाए, यहां पर भी नीचे a है, इधर 1, यहां नीचे a, इधर भी 1। ठीक है, तो a का मान समान हो गया, और जैसे a का मान समान होता है तो ये ऊपर वाला मान -b का हो गया और ये इधर वाला मान c का हो गया। समझ में आ गई क्या। जैसे यहाँ पर बराबर आ जाए तो यहाँ से 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a बराबर कितना निकल के आया बताओ, 1। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बराबर होना चाहिए, यहाँ पर b और यहाँ पर a की वैल्यू, यानी एक ही, इस एक ही प्रश्न में 1 की वैल्यू 2 नहीं आ सकती। कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पर तो 5 कर दिया और यहाँ पर 1 आ रहा है तो तुम 1 की वैल्यू 5 रखोगे या फिर 1 रखोगे। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों ही समीकरणों में 1 का मान है वो बराबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू आ गई 1, और जैसे ये बराबर आता है तो ऊपर वाली संख्या b की वैल्यू और ये वाली c की वैल्यू, तो ऊपर कितना है -3 और इधर कितना है -b, यानी -b की वैल्यू कितनी आ गई, -3, माइनस से कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3। समझ में आ गई क्या बात आपको। c बराबर कितना आ गया बताओ, c बराबर 2, यानी हमें क्या करना है, कंपैरिजन करके, तुलना करके ये तीनों के मान निकालने a b c। इस प्रश्न का टारगेट, हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हमें इस a b c का मान पता होना चाहिए। समझ गए बात। a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2 आ गया, और ये तीनों मान हम किस में रख देंगे, अपने बहुपद में रख देंगे, हमें अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो a b व c के मान बहुपद में रखने पर अभिष्ट बहुपद, अपना उत्तर मिल रहा है अभिष्ट बहुपद। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो 1x² प्लस b की जगह कितना रखता हूं बताओ, b का मान कितना प्राप्त हुआ, 3, तो 3b प्लस c की जगह कितना रख दूं, क्योंकि c का मान 2 प्राप्त हुआ, 2, तो 1 को x² से गुणा करेंगे, x² प्लस 3b नहीं 3x,
3, b की जगह मैंने 3 रख दिया और x जो का, तो ये वेरिएबल है x वो चेंज नहीं होगा, इससे तो बहुपद बनेगा +2। यही आपका क्या है, अभीष्ट बहुपद है। समझ में आया क्या कुछ कैसे करना है? हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम्हें बहुपद ज्ञात करना है तो अपने जो शून्य के उनके योग और उनके गुणा दे रखे होंगे, उससे ये जो अपने जो 2 सूत्र मिलेंगे, उन्हीं सूत्रों के द्वारा नीचे वाली a की वैल्यू बराबर करके a b c का मान निकाला और फिर बहुपद में रख दिया, अपना बहुपद प्राप्त हो गया। समझ में आया क्या कुछ प्रश्न? तो इस प्रकार हमने 13वां प्रश्न भी अच्छे से हैंडल कर लिया है और अपनी नोटबुक में इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको आप हल करने की कोशिश करो, और जो भी अगर हल नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी के जितने भी आपके 2-4 डाउटफुल क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं एक जगह नोट करूंगा और फिर आपको उसकी एक अलग से क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है 14 नंबर प्रश्न? 14 नंबर प्रश्न है, देखो कि असमीका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। देखो एक असमीका दे रखी है, प्रश्न नंबर 14, इसका हल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? एक समीका दे रखी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एक असमीका है और इसका ग्राफ में आपको हल क्षेत्र ढूंढना। देखो कोई समीकरण होता है तो उसका तो एक पर्टिकुलर क्या होता है, या तो अनंत हल होते हैं या उसके हल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये असमीका का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है, उसका एक क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, उत्तर का एक पूरा समुच्चय होता है, क्षेत्र होता है। तो क्या करेंगे इसमें? देखो सबसे पहले तो आप अपनी जो ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर में आप डायग्राम बना लेंगे। 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो डायग्राम आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आपका मूल बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। यह आपका क्या हो गया बताओ, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स डैश एक्सिस हो गया। इसमें आप पैमाने ले लो 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 और -3 -4। ये डायग्राम आपने बना लिया। अब देखो आपको क्या करना है कि ए समीका क्या कह रही है, इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसका अर्थ ये होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि x का जो मान है वो या तो 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, और या x का मान है वो 2 के बराबर है। यहाँ से दो, एक तो समीकरण है और एक ए समीका को मिला के एक ए समीका बनाई हुई है। तो x का मान जो होगा इस क्षेत्र में, x का जो मान होगा वो या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, x बराबर 2 की रेखा खींची, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है तो इसकी रेखा, और x बराबर 2 कहां पर है बताओ, यह। तो यहां से आपको यहां की 2 की वो लाइन है उस पर आपको ऐसे रेखा खींचनी है, ठीक है। ये रेखा खींच लिया मैंने। जो ए समीका दे रखी है उसमें जो समीकरण है उसकी आपको सबसे पहले रेखा खींचनी है। उसके बाद में ये जो है x ग्रेटर 2 के लिए, इसके लिए जो अपना मूल बिंदु है उस पर देखेंगे कि ये सत्य है या असत्य। ये जो ए समीका है उसको अपन किस पर देखेंगे, मूल बिंदु पर देखेंगे। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए 0 0 का मान असत्य है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई है, असत्य है कैसे? ये जो मूल बिंदु है उसके हमेशा निर्देशांक क्या होते हैं बताओ, 0 0 होते हैं। और जैसे 0 0 होते हैं तो x की जगह मैं 0 रखूंगा, क्योंकि क्यों होता है कि x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो ग्रेटर देन 2, यानी 0 कभी 2 से बड़ा नहीं होता है। तो ये बात क्या है बताओ, असत्य। तो मैंने क्या लिखा कि x ग्रेटर देन 2 के लिए 0 0 यानी अपना जो मूल बिंदु है का मान असत्य है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया बताओ कि 0 0 है वो कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो असमीका है इसका अगर मैं यहां से कोई बिंदु पिकअप करता हूं, जैसे एक यहां बिंदु पिकअप किया, पहले तो मूल बिंदु देख गलत है। अब
इस ये जो रेखा उससे 2 से कम कोई भी अगर मान रखोगे तो ये क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। ये असमिका क्या हो गया, असत्य मान देगी या असत्य अर्थ देगी। समझ में आ रही बात आपको। यहां से आप ध्यान से देखो कि x ग्रेटर देन 2, x का मान है वो 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा तो देखो x का मान देखो यहां से 1 2 3, तो ये जो बिंदु है उससे इधर का ही होगा, इधर वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहां से एक बिंदु रखता हूं तो उसका मान 1 है और 1 मैं यहां रखूंगा तो 1 कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, फिर गलत आ गया। तो कहने का मतलब है कि x का जो मान है वो हमेशा ही किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा मान किधर आएगा, इधर चलेंगे तभी तो आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। ये जो 2 है यहाँ पर 2, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, 5 था, तो इधर जाएंगे तभी तो इसका मान सही प्राप्त होगा। अगर मैं 3 रख देता हूँ तो बात सत्य है कि नहीं है, तभी तो बात सत्य है कि नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ ये हो गया कि ये जो असमिका है उसका जो क्षेत्र होगा ना वो मूल बिंदु के उस तरफ होगा। इधर तो असत्य हो जाएगा, मूल बिंदु के उस तरफ, और जिधर होता है उस तरफ आपको तीर के निशान ऐसे लगा देंगे। यानी ये जो क्षेत्र है जिधर मैं ये जो एरो के साइन लिख रहा हूँ उधर क्या है, इस असमिका के हल होंगे। यानी इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु है वो सारे के सारे इस असमिका का हल होगा। समझ में आ गई क्या बात आपको। अब अगर ये बात आपको समझ में नहीं है तो एक मोटी मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि कोई भी आपको असमिका दे रखी है, कोई भी आपको असमिका दे रखी है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर वो मूल बिंदु के लिए सही मान देती है तो उसका उत्तर मूल बिंदु की तरफ कर देना, तो उसका उत्तर किधर आ जाएगा, मूल बिंदु। ये जो लाइन थी अपनी एक रेखा खींचेंगे, उस रेखा के मूल बिंदु की तरफ उसका क्षेत्र होगा। और उसके लिए अगर वो असत्य मान देती है या फिर उसका अर्थ नहीं होता, वो बात असत्य है, तो आपको मूल बिंदु के दूसरी तरफ उसका जो क्षेत्र है वो लिख देना है। समझ में आ गई के बात। तो ये आपका 14वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये 14वां जो प्रश्न था उसका तो उत्तर मिल गया, ठीक है, वो क्षेत्र हमने दर्शा दिया। जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल, ये कोई डायग्राम है जिस पर 1 2 3, इधर 1 2 3, छोटा सा ले लेते हैं, -1 -2 -3, इधर -1 -2 और -3 हमने ले लिया सपोज दैट। अब मान लो कि इसके लिए x ये आ जाए, मान लो इस असमिका का साइन मैंने बदल दिया, इस असमिका का साइन मैंने बदल दिया, तो x इससे कितनी बनती है, देखो 2, एक तो असमिका बन गई और एक समीकरण बन गई, ठीक है ना। एक तो x का मान है वो 2 से छोटा और एक x बराबर 2, तो x बराबर 2 की हमने लाइन खींच दी, जो समीकरण बनती है उसकी तो हमेशा लाइन खींच दो। अब मान लो ये असमिका देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये बात सही है कि नहीं है, नहीं है, सही है ना, सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 ग्रेटर देन लेस देन 2, यानी 0 है वो 2 से छोटा है, और 0 किसका मान है, मूल बिंदु का है। तो मूल बिंदु के लिए बात क्या है, सत्य, और सत्य है तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा, इसका उत्तर इधर आएगा। समझ रहे हो क्या बात। अगर मूल बिंदु के लिए असमिका आपकी संतुष्ट होती है, इसी चीज़ को याद रखो, अगर संतुष्ट होती है यानी सही जवाब आता है यहाँ से, तो उसका जो उत्तर होगा वो मूल बिंदु की तरफ होता है, नहीं तो मूल बिंदु के अपोजिट में होता है, दूसरी तरफ होता है। समझ में आ गई क्या बात आपको। तो ये 14 प्रश्न आपके इस क्लास में कंप्लीट हो गए हैं, और आगे वाले जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो और मस्त रहो।